हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत और हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ। बेसिकली गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ क्लोज सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस इन वैक्यूम। अब इस स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें क्या चीज़ समझाने की कोशिश की है, ज़रा उस पर नज़र डालें। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला निकाला था जो कि था ई डेल्टा एस कॉस थीटा। वेयरएस इस वीडियो के अंदर हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसा लॉ जो हमें ईजिली उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने में मदद करेगा, ठीक है। यू कैन से दैट वाज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा। वेयरएस दिस इज़ अ स्मॉल ट्रिक जो हर जगह नहीं बट मोस्टली केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस उसके अंदर मौजूद टोटल चार्ज आप मेजर कर लीजिए, टोटल चार्ज कितना है, और फिर उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इट मीन्स आपका टोटल फ्लक्स आपको मिल जाएगा। आई होप आप सभी को गॉस लॉ समझ आया होगा। ये इसकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ई डेल्टा एस, जिसे सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इसलिए समटाइम्स जब आप अपने रिफ्रेशर्स देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा भी लिखा हो सकता है, जहाँ मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड यूज़ किया है वहाँ लिखा होगा दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स। ओके, चलिए अब आप लोगों की लिए थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो ईजी से एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं। देखिए, ये मेरा एक क्लोज सरफेस है। मैंने आपको पहले ही बताया गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही ओवरऑल गॉस एक क्लोज सरफेस के लिए किया जाता है इंटीग्रेशन पे। ये जो सर्कल है ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 4q + 2q 6q। तो टोटल 6q चार्ज हुआ, ठीक है। 6q ओवर में ε0, ये हो गया इसका टोटल फ्लक्स। मैंने क्या बोला था? टोटल चार्ज निकालिए, उसको ε0 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सेम यहाँ पे अब इस वाली बॉडी को देखिए, इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो इसके टोटल फ्लक्स को निकालते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा उस क्लोज सरफेस के अंदर जो आपने सरफेस अपना बना रखा है उसके अंदर जितना चार्ज है आप सिर्फ उसको काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पे 3q + q 4q - 2q, टोटल 2q आपके पास टोटल चार्ज है। इस 4q को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये नहीं इंक्लूड किया जाएगा। समझ आ गया सभी लोगों को? देखिए टोटल चार्ज 3q + q - 2q, ये आपका नेट फ्लक्स निकला। ये क्वेश्चन आपका 2010 दिल्ली के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, ठीक है। इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई इस लॉ के बारे में कि इट डज़ नॉट इंक्लूड द चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस। ओके, आपने जो भी सरफेस अपना सेलेक्ट कर रखा है उससे बाहर अगर कोई भी चार्ज होगा तो आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ उस सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज को आप कंसीडर करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एक छोटा सा प्रूफ प्रोवाइड किया जाता है फॉर दिस लॉ कि ये लॉ कहाँ से आया। इसके लिए हम लोगों ने एक क्लोज स्फीयर लिया जिसका रेडियस लेट किया हम लोगों ने r, ठीक है। इसके अंदर एक q चार्ज मौजूद था। अब ड्यू टू दिस q चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो आपको पता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकलने वाली है, ठीक है। किसी भी सरफेस पे स्फीयर के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर सरफेस हो उससे जब ये निकलेगी तो परपेंडिकुलर ही निकलेगी। इसका मतलब उस सरफेस का जो डेल्टा एस है, एरिया वेक्टर है, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो भी सेम डायरेक्शन में होगी। ये चीज़ मैंने यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखने की कोशिश की है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट ऑफ द चार्ज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल, और एरिया वेक्टर के पैरेलल होने का मतलब आपका थीटा कितना होगा? थीटा होगा आपका 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ जो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी को हमने अप्लाई किया। हमने देखा ई डेल्टा एस फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें कॉस लेते हो तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है। अब ज़रा एक एक करके पुट करते हैं वैल्यूज़। फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 q ओवर में r²। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा एस का इंटीग्रेशन
एरिया निकलता है, और एक स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पे इसे कैपिटल आर लेट कर लीजिएगा क्योंकि ऊपर हमने कैपिटल आर ले रखा है। ठीक है, 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और आपके पास बचा क्या, साई इक्वल टू क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हुई हो। गॉस लॉ की एक लिमिटेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक मोस्टली जो है ये केवल सिमेट्रिकल प्लेसेस पे काम आती है, मतलब ऐसी बॉडीज़ के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिमेट्रिकल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाएं जिससे क्वेश्चन समटाइम्स पूछ ले जाते हैं 1 नंबर तक के, तो पॉइंट कुछ इस तरीके का है। द लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, साइज एंड रेडियस ऑफ द क्लोज सरफेस। मतलब आपने जो क्लोज सरफेस सेलेक्ट किया है उसका शेप क्या माना है आपने या साइज़ क्या माना है, इससे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने पहले एग्जांपल में शेप दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो मैंने क्लोज सरफेस सेलेक्ट किया, आपने एक चार्ज लिया, उसके चारों ओर एक सरफेस सेलेक्ट किया कि मुझे इतने सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बार आपने वो सरफेस स्क्वायर में लिया, दूसरी बार आपने सर्कुलर वे में उस सरफेस को लेट किया, मगर दोनों ही केसेस में फ्लक्स आपका Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ही रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस चाहे कैसा भी हो लेकिन उसके अंदर जो ये टोटल चार्ज इनक्लोज हो रखा है ये कितना है, केवल Q है। अगले एग्जांपल में मैंने साइज दिखाने की कोशिश की है। देखिए मैं यहाँ पे दोबारा से बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं एक Q चार्ज लेता हूँ। अब पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इतने पोर्शन उसके आसपास का इतना सरफेस सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर ट्राई करता हूँ कितना फ्लक्स होगा। फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा और सरफेस एरिया बढ़ा दूँ। देन मैंने थोड़ा सा और सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश की अलग अलग केसेस में। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सर्कल का रेडियस बढ़ाते जा रहा हूँ, अपना रेडियस इंक्रीज करता जा रहा हूँ, लेकिन उससे मेरे फ्लक्स पे क्या किसी तरह का कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। इन दीज थ्री केसेस, चाहे आप छोटा वाला सरफेस लो, चाहे बड़ा वाला लो, चाहे ये सबसे बड़ा वाला सरफेस, तीनों ही केसेस में टोटल फ्लक्स Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ही निकला। ऐसा क्यों? अगर मैथमेटिकली समझना चाहें तो हम देख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर कहीं भी रेडियस नहीं है। इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। और अगर फिजिकल वे में इसकी सिग्निफिकेंस को समझें तो आप खुद सोच सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करने वाला तो यही चार्ज है ना, मतलब जो फील्ड इस वाले सरफेस से होकर गुजरेगी वही आगे वाले सरफेस पे पहुंचेगी और वही इस वाले सरफेस पे भी जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों सरफेस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग हों? आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि किस तरीके से रेडियस एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस वही हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसके अंदर हम अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अभी भी बोला ना कि पहले हमने एक चार्ज लिया, हमने उसके आसपास एक सरफेस सेलेक्ट किया जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बस उसी सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। द हाइपोथेटिकल मतलब जो है नहीं, हमने माना है, या फिर एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए यूज़ किया है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकालते हो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने की कोशिश करती है। आई होप आप लोगों को गॉसियन सरफेस वर्ड भी क्लियर हुआ होगा अच्छे से। दोबारा से बता दूं, गॉसियन सरफेस किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो सरफेस होता है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, वो आप किसी भी तरीके का लेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने गॉस लॉ की स्टेटमेंट देखी, हमने ये देखा कि किस तरह वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, उसका प्रूफ देखा। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि वो केवल वही चार्ज इंक्लूड करता है जो कि उसके सरफेस के अंदर इनक्लोज हो। हम जो बार बार ये सरफेस सेलेक्ट कर रहे थे इसे गॉसियन सरफेस बोला जाता है, हमने इसके बारे में जाना। अब इतना होने के बाद चलिए हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप इस पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बोला गया है आपको एक क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, जिसके अंदर एक डाइपोल बंद है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अगर मैं एक डाइपोल लेता हूँ तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0।
ठीक है, मैंने उसे एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद करने की कोशिश की है। प्लीज़ ये मत बोलिएगा भैया आपने क्यूब क्यों नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ मैंने बस रैंडमली स्क्वायर सर्कल बना दिया, ठीक है, क्लोज सरफेस दिखाने के लिए। तो नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल के ऊपर, माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्यू नेट ओवर एप्सिलॉन नॉट में क्यू की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ओवरऑल फ्लक्स भी मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहली चीज़ समझ आई सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था। इसके अंदर बोला गया है आपने एक क्यूब लिया और क्यूब के अंदर आपने क्यू चार्ज को लॉक करके रख दिया, ठीक है, मतलब आपके पास एक क्यूब था, इस क्यूब के अंदर आपने क्यू चार्ज को बंद कर दिया। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इस क्यूब का, ये जो सरफेस है ओवरऑल जो डब्बा है इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो टोटल फ्लक्स है मतलब इससे निकलने वाली जो लाइंस है वो टोटल आपने किसके लिए कैलकुलेट किए हैं, क्यूब की 6 साइड्स के लिए कैलकुलेट किया है ना। टोटल 6 साइड से कितना निकल रहा है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा ना। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा गया, फ्रॉम एनी वन सरफेस ओनली, ठीक है, और सिर्फ एक सरफेस का मतलब है आप इस टोटल फ्लक्स को किससे डिवाइड कर दोगे, 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इतना ही था। आपका नेट प्लस एक सरफेस के लिए कितना निकल के आ गया, 1/6 क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट। ओके, द थर्ड क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है। मीन्स मैंने यहाँ पे सिर्फ 2012 मेंशन किया है, बट उससे पहले भी ये क्वेश्चन 100% आप अपने प्री बोर्ड्स मॉक टेस्ट, ठीक है, या बोर्ड्स, आप 100% इससे किसी ना किसी पेपर में एक बार तो ज़रूर अटेंड करते ही करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो CXI से रिप्रेजेंट किया गया है। C कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डिजिट हो सकती है। X के बारे में अभी हम जानेंगे। ये जो साइन है ये हमें क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आपको बोला है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्यूब के लिए। ये डायग्राम आपको गिवन होगा, ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, ये आपको क्वेश्चन में 100% गिवन होगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा इस डायग्राम को स्टडी करने की कोशिश करें। डायग्राम में एक क्यूब है जो कि अगर ये ओरिजिन है तो उससे ए डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। अब यहाँ इसकी यूनिट नहीं बताई गई सेंटीमीटर मीटर, इसलिए मैं इसे एक यूनिट सिंपली मान लूँ, ठीक है, या फिर चलिए अभी सेंटीमीटर मान लेते हैं, थोड़ी देख ले कि ए सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है और इस क्यूब की लंबाई भी कितनी है, ए सेंटीमीटर। अब जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यूब के टोटल 6 सरफेस होते हैं और ये एक्स एक्सिस में है। अब अगर आप जो मैंने यहाँ 2 नंबर डाले हैं 1 और 2, ठीक है, हर एक का एरिया वेक्टर देखिए। जिसको एरिया वेक्टर फाइंड करना नहीं आया वो एक बार मेरी लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इस वाली साइड का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरी वन साइड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। ये मेरी वन साइड है, इस तरफ है इसका एरिया वेक्टर, इसका फेस इस तरफ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन। ये मेरी साइड नंबर 2 है, इस साइड वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है और इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है। ओके, क्यूब का ऊपर वाला सरफेस ऐसा होता है, ठीक है, अगर इससे ये ऊपर आ रहा है तो ये 90 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इस वाले का नीचे की तरफ। ओवरऑल इसकी चारों साइड्स का जो एरिया वेक्टर होगा वो 90 डिग्री बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो cos 90 उनका तो सबका 0 हो गया पहले ही, ठीक है। ज़रा मैं इसके सॉल्यूशन को अब समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक करके। देखिए फ्लक्स क्यूब की 6 साइड के लिए होता है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे जो ये मैंने पहली वाली साइड और दूसरी वाली साइड मार्क की है, इनके अलावा बची हुई 4 साइड्स में cos थीटा 90 डिग्री हो रहा था, इसलिए वो चारों के चारों साइड्स 0 हो जा रहे थे, ठीक है। अब बचे ये 2 साइड। फर्स्ट साइड में हमें पता चल गया cos कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, और सेकेंड साइड में जो सेकेंड साइड है उसमें सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होने की वजह से एंगल कितना है, 0 डिग्री। cos 180 माइनस होता है, ठीक है, -1, और ये +1, तो -e डेल्टा एस प्लस ई डेल्टा एस, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, e की वैल्यू पुट की मैंने c, ठीक है। यहाँ देखिए ये x था ना, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो x था ये रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्टेंस को। जो मेरी पहली वाली साइड है वो कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, इसलिए इसके लिए x की वैल्यू कितनी है,
ए, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया डेल्टा एस, एक साइड का सरफेस एरिया कितना होगा स्क्वायर का, ए स्क्वायर। चलिए दूसरी वाली साइड पे चलते हैं, सेकेंड वाली। सी तो कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितनी है, 2a है। क्यों 2 है, क्योंकि सेकेंड वाली साइड देखिए कितने डिस्टेंस पे होगी, ए डिस्टेंस तो यही हुआ और फिर ए डिस्टेंस और टोटल कितना हो गया 2, ठीक है। एरिया कितना है, ए स्क्वायर डेल्टा एस की जगह। अब आप देख सकते हैं ये पूरा क्या बना, माइनस ए क्यूब की सी, ये पूरा क्या बना 2a क्यूब सी। अब 2a क्यूब सी में से माइनस कर देंगे a क्यूब सी, तो आपको क्या मिलेगा टोटल a क्यूब सी, ओके। इसके बाद आप इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट लिखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। आई होप अब आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपको निकालना था चार्ज। चार्ज कैसे निकाला जाएगा, ज़ाय/1 में Q/ε0, आपको Q फाइंड करना है तो ज़ाय को ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली है, बस इसके आगे ε0 और लगा दीजिए, ठीक है। आप लोगों का ओवर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। जिसको ना समझ आया हो वो एक बार लास्ट लेक्चर जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ज़रूर देख लीजिए। इससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन तो मैंने यहाँ भी इंक्लूड किए हैं, प्लस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मार्क बूस्टर सीरीज़ के अंदर भी इसके इसी तरह के मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं।